सच्ची लोकशाही केंद्र में बैठे हुए 20 आदमी नहीं चला सकते। वो तो नीचे से हर एक गांव के लोगों द्वारा चलाई जानी चाहिए। सत्ता के केंद्र बिंदु इस समय दिल्ली, कलकत्ता या बंबई जैसे बड़े नगरों में है। मैं उसे भारत के 7 लाख गांवों में बांटना चाहूंगा। एक निश्चित क्षेत्र के संसाधनों पर परंपरागत अधिकार रखने वाले विशिष्ट भाषा और संस्कृति संपन्न समुदायों को बोलचाल की भाषा में आदिवासी और कानून की भाषा में अनुसूचित जनजातियां कहते हैं। सभी जनजातियां अपनी प्रथाओं, परंपराओं, कलाओं, दस्तकारी, धार्मिक मान्यताओं में भिन्नता रखती हैं। शैक्षणिक और तकनीकी आर्थिक विकास में कमी आदि मानदंडों से इन्हें अलग अलग जनजातीय समुदायों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। संविधान में इन्हें विशेष दर्जा हासिल है। भारत के लगभग 20% भूभाग में 600 से अधिक जनजातीय समुदाय के 10 करोड़ लोग हैं, जो कुल आबादी का लगभग 8% है। इस्लाम धर्म स्वीकारने वाला एक भी जनजातीय समुदाय नहीं मिलता है। इससे प्रमाणित होता है कि मुगल काल में भी आदिवासी लोग स्वतंत्र थे तथा अपने प्राकृतिक संसाधनों पर पूरा नियंत्रण रखते थे। अंग्रेजी शासकों ने जब कानून बनाकर जल, जंगल, जमीन पर अपना अधिकार जमाना शुरू किया तो जनजातीय समाज ने इसका डटकर प्रतिरोध किया। 1778 में छोटा नागपुर के पहाड़िया सरदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। उसके बाद 1784 में कोली बगावत और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में तमार विद्रोह, कोवा बगावत, भील विद्रोह, खेड़वार विद्रोह, संथाल विद्रोह, नायक विद्रोह, नागा विद्रोह आदि असंख्य उदाहरण हैं जिनमें जनजातीय समुदाय ने अतुलनीय संघर्ष और बलिदान किया। 1857 के महान स्वाधीनता आंदोलन में अगुवाई के लिए गोंडवाना के राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को ब्रिटिश शासन ने तोप के मुंह में बांधकर उड़ा दिया था। अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता के आगे आदिवासी समुदाय के लोग नहीं झुके तो हार कर 1874 में उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों को अनुसूचित जिला अधिनियम पारित कर वहां अलग प्रशासनिक व्यवस्था प्रारंभ की। अन्य क्षेत्रों पर लागू कानूनों से उन्हें मुक्त कर दिया गया। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ, जो आज के हमारे संविधान का आधार है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 में बना था, उसमें उन्होंने चैप्टर 5 में एक पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया और एक्सक्लूडेड एरिया इस प्रकार के 2 क्षेत्र बनाए और उन क्षेत्रों को वो सारे जनजातीय समाज के क्षेत्र थे। और ये कहा कि उसकी धारा जो 92 थी उसमें कहा गया है कि इन क्षेत्रों में जो सेंट्रल और स्टेट के कोई भी कानून लागू नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि आदिवासी क्षेत्र जो थे वो अंग्रेजी हुकूमत के उन तमाम कानूनों से मुक्त थे जो जल, जंगल और जमीन को लूटने के लिए अंग्रेजों ने बनाए थे और जिनसे पूरे भारत को गुलाम बनाया गया था। तो आदिवासी समाज अंग्रेजों के गुलाम नहीं बने। इसके बाद ये हुआ कि जब हमारा संविधान बना तो उसी चैप्टर 5 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के भाग 10 में रख दिया गया और उसमें अनुच्छेद 244 में ये प्रावधान किया गया कि आदिवासी क्षेत्र हैं वो 5वीं और 6ठी अनुसूची में बटेंगे। 5वीं अनुसूची में कुछ पॉकेट्स हैं जो अलग अलग राज्यों में हैं जहां आदिवासी समुदाय रहता है, तो वहां पे उन्होंने उन क्षेत्रों को, उन पॉकेट्स को आइडेंटिफाई किया और उसको 5th शेड्यूल एरिया में इंक्लूड कर दिया। और जो राज्य थे पूरे के पूरे आदिवासी बहुल, जैसे मिजोरम, नागालैंड, असम के पहले ये राज्य हुआ करते थे, त्रिपुरा, तो यहाँ पे चूंकि 95% के करीब लगभग आबादी आदिवासियों की थी, तो यहाँ पे इन्हें 6ठी अनुसूची में उनको रखा गया और वो ट्राइबल एरियाज कहलाए गए और ये शेड्यूल्ड एरियाज कहलाए गए। तो आदिवासी क्षेत्र 2 भागों में बन गए, एक ट्राइबल एरियाज और एक शेड्यूल्ड एरियाज, और ये कहा गया कि इनका प्रशासन एक अलग तरीके से चलेगा। 1927 में भारतीय वन अधिनियम बनाकर अंग्रेजी हुकूमत ने जंगलों को राजस्व प्राप्ति का साधन बना लिया। इमारती लकड़ी का उत्पादन मुख्य लक्ष्य रखा गया। आदिवासी बहुल, वर्जित और आंशिक वर्जित क्षेत्रों में वनोपज का दोहन तुलनात्मक रूप से कम किया गया, इसलिए वहां जैव विविधता को अधिक क्षति नहीं हुई और आदिवासी समाज की आजीविका पर विपरीत असर नहीं पड़ा।
भारत का संविधान बना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अध्याय 5 को भाग 10 में अनुच्छेद 244 के तहत जनजातीय क्षेत्रों का प्रबंधन आदिवासी केंद्रित बनाने का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 244 के तहत आदिवासी क्षेत्रों को 5वीं और 6वीं अनुसूची में बांटा गया। असम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा जैसे राज्यों को 6वीं अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्र तथा देश के अन्य 9 राज्यों के आदिवासी बहुल क्षेत्रों को 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया। इन दोनों जनजातीय क्षेत्रों में सामान्यतः सभी कानून आदिवासी कल्याण की दृष्टि से बनाकर लागू करना चाहिए, किंतु विधायिका ने इस पक्ष पर ध्यान नहीं दिया। ये 5th शेड्यूल और ये 3रा कानून सरकार अपना इंटरेस्ट देखती है, सरकार पता नहीं कैसे करे नहीं करे, मगर आप लोगों को जगाइए, चेतना जगाइए, अवेयरनेस जगाइए। ये भारत की संसद ने कानून बनाया है, आदिवासियों का हक सरकार को देना पड़ेगा। 5वीं अनुसूची में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वे स्वेच्छा से या राज्य की जनजातीय सलाहकार परिषद की सलाह पर केंद्र और राज्य के सभी कानूनों को संशोधित कर लागू करें या रद्द भी कर दें। तो जितने भी कानून बनते हैं उन कानूनों को या तो फिर आदिवासी क्षेत्रों में लागू ही नहीं होना चाहिए, जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया जाता है। और भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 19 है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी कहीं पे भी देश में विचरण कर सकता है, उसी में ये उन्होंने क्लॉज डाला है कि आदिवासी क्षेत्रों में किसी को भी स्वच्छंदता से विचरण करने, रहने और भूमि खरीदने आदि की स्वतंत्रता रोकी जा सकती है। तो ये संविधान में भी प्रावधान था, परंतु ऐसा नहीं हुआ और नतीजा ये है कि आज आदिवासी इलाकों में जो भी शहरी इलाके हैं वहाँ पे बाहरी लोग जाके बस गए हैं और उनकी वहाँ पे बहुमत हो गया है, वहाँ वो लोग ज्यादा मत में हैं और आदिवासी गांव में चले गए हैं। तो जो जल जंगल जमीन जो संसाधन है आदिवासियों के नियंत्रण में होना चाहिए था, वो उनसे छिनते जा रहे हैं। विडंबना है कि जनजातीय समाज के हित में बनी संविधान की इस योजना के संबंध में राज्यपाल और सांसद विधायक तक अनभिज्ञ हैं। नौकरशाही ने भी मंत्रियों का ध्यान इस ओर नहीं दिलाया। नतीजा यह है कि गुलामी के जिन कानूनों से अंग्रेजी हुकूमत ने जनजातीय समाज को मुक्त रखा था, वे सभी कानून स्वाधीन भारत की लोकतांत्रिक सरकारों ने उन पर लाद दिए। जनजातीय समाज इस गफलत के कारण आजादी के बाद गुलाम बन गया। उसके क्षेत्रों से जल, जंगल, जमीन और खनिज का दोहन कर सरकारों ने भरपूर मुनाफा कमाया। शोषण की इस नीति ने जनजातीय समाज को राज्य का विरोधी बना दिया। भाषा के आधार पर जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो जनजातीय क्षेत्रों को बहुत चतुराई से टुकड़ों में बांटकर अलग अलग राज्यों में विभाजित कर दिया। आदिवासी राज्य गठित कर वहां उनका बहुमत कायम कर दिया जाता तो उनकी दुर्गति नहीं होती। राज्य जो बने हैं वो भाषा के आधार पर बने। इन आदिवासियों के बारे में देखा, अगर आदिवासियों के बारे में देखते तो बहुत अच्छे राज्य बनते, 4-5 साल बनते और संगठित बनते। और इसलिए इनको सारी जगह माइनॉरिटी में रख दिया आदिवासी, कहीं 25 दिया, कहीं 30 दिया, कहीं जैसा दे दिया, रिजर्वेशन सीट दे दिया। कर तो नेता क्या करता, बेचारे माइनॉरिटी में क्या कर सकते हो, जो मेजोरिटी हुई कानून बना। इसलिए आदिवासी में ये भी संख्या है, जैसे छत्तीसगढ़ बने। अगर छत्तीसगढ़ में थोड़े उड़ीसा के और 1-2 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट मिला देते, बहुत जैसे झारखंड बना। मगर जो कि जो सत्ता में जो लोग सत्ता जो करते हैं वो सब इस तरह के सोचते रहते, कहीं ये इकट्ठा नहीं हो जाए, इकट्ठा हो जाए, ये हो जाएगा। वहां इनके साथ कहीं न कहीं अनजस्टिस। चूंकि अलग अलग राज्यों में जनजातीय समाज अल्पमत में है, तो संविधान की भावना के अनुसार जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन उनके कल्याण की दृष्टि से कायम नहीं हो पाता। पंचायत का अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार का कानून 24 दिसंबर 1996 को लागू किया गया। भूरिया कमेटी की सिफारिश के आधार पर नगर पालिकाओं का
अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार का कानून आज तक नहीं आया है। पंचायत के विस्तार कानून को पेसा पंचायत एक्सटेंशन एक्ट फॉर शेड्यूल्ड एरियाज के रूप में जाना जाता है। पेसा कानून में जनजातीय समाज की ग्राम सभा सर्वशक्तिमान है। अपनी परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार विवाद निपटाने तथा अपने प्राकृतिक संसाधनों का परंपरागत ढंग से प्रबंधन करने का अधिकार ग्राम सभा को प्रदत्त है। अगर ग्राम सभा गांव के लोग बैठ के फैसला कर देंगे, कोई झगड़ा नहीं होगा, वो फैसला सही होगा। इतने विश्वास के साथ ये परंपरा, मेरे आपसे आप लोगों को यही कहना है कि परंपराओं को मान्यता दे, उनकी संस्कृति को मान्यता दे, और इसीलिए पेसा कानून में यही लिखा हुआ, इनको रिकग्नाइज किया है, उन परंपरा को रिकग्नाइज किया है कि जब तक कोई झगड़ा हो जाए तो गांव में जब तक ग्राम सभा नहीं के पुलिस वाले नहीं जाए, आज पुलिस वाला फंसेंगे। पेसा कानून में ग्राम सभाएं मद्य निषेध का नियमन, बेजा कब्जों की रोकथाम, भू अर्जन के पूर्व सलाह, लघु वनोपज की मालिकी, लघु जल संसाधनों का प्रबंधन, गौड़ खनिज के खनन की सिफारिश, गांवों के बाजार का प्रबंधन, कर्ज के लेन देन पर नियंत्रण, गांवों के विकास की योजनाओं का अनुमोदन, लाभार्थियों की पहचान, स्थानीय योजनाओं पर खर्च की राशियों पर नियंत्रण और प्रमाणन तथा सामाजिक सेक्टरों के कार्यकलापों पर नियंत्रण आदि अधिकार दिए गए। सबसे बड़ा ऑडिट, पॉलिटिशियन का ऑडिट कोड ग्राम सभा कि इतने 5 लाख रुपए दिए थे हमने, क्या ये 5 लाख रुपए के काम इस सरपंच ने किए कि नहीं किए? वो ग्राम सभा अगर फैसला कर लेगी कि नहीं किए, अगली बार वो उसकी चुप्पी हो जाएगी। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, न जांच करना पड़ेगी, न सजा देने की जरूरत पड़ेगी। हमारा जो मालिक है, ये जनता है, ये सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला करे वो हमको चाहे हारे ये जीते, हमको माना। तो आप ग्राम सभा को पावर दीजिए। ग्राम सभा हर महीने मीटिंग करिए, चाहे वो पानी पे दुख की बात करे, सुख की बात करे, गरीबी की बात करे। रोज भारत सरकार ये कहती है कि ग्राम सभा कहाँ है, जो रोजगार गारंटी, गांव के लोग को रोजगार दी। तो आपको ये फैसला लेने की जरूरत नहीं, गांव वाले पूरे फैसले लेंगे और अपना देश का और गांव का विकास होगा, अपना देश मजबूत होगा। कई राज्यों ने अपने कानूनों को पेसा प्रावधानों से समायोजन करने का संशोधन किया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने इस दिशा में सबसे पहले कदम उठाए। केंद्र सरकार ने भारतीय वन कानून में पेसा प्रावधानों के अनुकूल संशोधन कर ग्राम सभाओं को लघु वनोपजों की मालिकी नहीं सौंपी है। ग्राम सभाओं के विवाद निपटाने के अधिकार भी छीन लिए गए हैं। अब स्थिति यह है कि पेसा कानून में ग्राम सभाओं को तो ये हक है कि वो आदिवासी समाज की परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार उनके विवादों को निपटाएंगे, परंतु अभी केंद्र सरकार ने एक ग्राम न्यायालय कानून लागू कर दिया है और उस ग्राम न्यायालय में हमारा जो ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, जो न्याय का जो ब्रिटिश तरीका है, उसी का एक्सटेंशन गांव में कर दिया गया है और वही सारे कानून जो पूरे भारत में लागू होते हैं, उन कानूनों को उनके जो मोबाइल कोर्ट्स हैं वहाँ के जजेस जाके वहाँ उनका निपटारा करेंगे। तो अब आदिवासी की परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार उनके विवाद निपटें, ये जो हक पहले ग्राम सभाओं को दिया था, वो सारे अधिकार अब ये ग्राम न्यायालयों ने ले लिए हैं और उसके कारण ये है कि अब आदिवासी फिर से उसी झंझट में फंस गया है जिसमें कि वो अपनी परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपना जीवन चला रहा है, किंतु हमारी जो अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा बनाए गए जो कानून थे और बाद में भी जो कानून बने हैं जिनको कि आदिवासी समाज को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया, तो उन कानूनों के नजर से उनको अपराधी घोषित कर दिया जाता है। अनेक राज्यों में जनजातीय क्षेत्र 5वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में आदिवासी उप योजनाओं के तहत जनजातीय कल्याण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सभी जनजातीय क्षेत्र 5वीं अनुसूची के तहत लाए जाएं, ऐसी मांग आदिवासियों द्वारा उठाई जा रही है। केंद्र सरकार ने समय समय पर जनजातीय समाज के हित में अनेक फैसले लिए, नीतियां बनी, किंतु उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। पेसा कानून को
प्रभावशील बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने डॉक्टर BD शर्मा कमेटी गठित कर आदर्श नियम संहिता बनाई और पेशा प्रभावित 5वीं अनुसूची वाले सभी 9 राज्यों को भेजा है। आदर्श नियम संहिता के अनुसार राज्यों ने पेशा कानून के तहत नियम नहीं बनाए और पेशा कानून कागजों तक ही सीमित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने 55वीं राष्ट्रीय विकास परिषद को अपने संबोधन में जनजातीय असंतोष दूर करने के लिए पेशा और वनाधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। नक्सल प्रभावी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री ने जनजातीय समाज को लघु वनोपज पर अधिकार देने और पेशा कानून पर अमल करने का निर्देश दिया और कहा कि इससे नक्सलवाद पर अंकुश लगाया जा सकता है। पेशा कानून लागू होने के 15 वर्ष बाद मध्य प्रदेश में 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में पदस्थ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को पेशा कानून का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। अन्य कई राज्यों में अधिकारी, जनप्रतिनिधि और मीडिया कर्मी भी इस कानून के संबंध में अभी तक अनभिज्ञ हैं। जनजातीय क्षेत्रों में ही देश के अधिकांश जल, जंगल और खनिज हैं। सरकारें उन्हें स्थानीय समाज को नहीं सौंपना चाहती। उच्चतम न्यायालय ने समता प्रकरण में स्पष्ट व्यवस्था दी है। जनजातीय क्षेत्रों के संसाधन स्थानीय समाज के हैं, परंतु सरकारें इसे नहीं मान रही। देखिए, पेशा जो कानून बना है 1996 में, उसका उद्देश्य ये है कि अनुसूचित क्षेत्र में किस तरह से स्वशासन लागू हो सकता है। पेशा स्वशासन के बारे में बात करता है और पेशा का जो महत्व है वो ये है कि पहली बार पेशा ने गांव को परिभाषित किया और दूसरा चीज ये है कि ग्राम सभा को सर्वोच्च पद जो है वो दिया। लेकिन 16 साल हो गया है इस कानून को बनते हुए। पूरे भारत के 5वीं अनुसूची के 9 प्रदेश में ये कानून सही ढंग से लागू नहीं हुआ और नियम भी नहीं बने। इसके कारण पेशा जो है, पेशा के इतना बड़ा महत्वपूर्ण कानून ये लागू नहीं हो पा रहा है। और इसके पीछे सोच ये है क्यों कानून नहीं बन पा रहा है, इसलिए कि पूरे अनुसूचित क्षेत्र में संसाधन भरा हुआ है। ये पूरा जो है रिसोर्स रिच एरिया है और इस इलाके में आप देखेंगे कि पूरे देश के 80% पानी का स्रोत है, 80% जंगल है ना। और खदान आप देखेंगे तो खदान जो है करीब 92% आयरन ओर है, 100% बॉक्साइट है, 100% यूरानियम है, कोयला 80% है। अब इसके कारण ये रिसोर्स रिच एरिया होने के कारण जो है अभी जो हमारे देश के नव उदारवादी शासक ग्रुप है ये नहीं चाहते हैं कि इस साधन जो है उसका मालिकाना हक ग्राम सभा को हो या ग्रामीण जनता को हो या अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले लोगों का हक में आए। क्योंकि नव उदारवादी ये जो नीति है ये कहता है कि सारे चीज खोद के लोगों को देने के बजाय ये कंपनियों को दे दिया जाए। तो इस तरह से ये पेशा जो महत्वपूर्ण कानून है उसका पिछले 16 साल से जो है उल्लंघन हो रहा है। भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के दौर में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को सरकार ने विकास का पैमाना मान लिया है। ऐसी दशा में खनिज, जल और वन को कारपोरेट घरानों को सौंपना सरकार की प्राथमिकता है। पेशा कानून इसमें अड़ंगा लगाता है, इसलिए इस कानून को सरकारें लागू नहीं कर रही हैं।